पश्चिम बंगाल में एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब 20 से 22% हर साल घुसपैठ होते हैं। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ असम के नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के अलावा अभी आंध्रा के कुछ एरिया में भी अभी ऐसा चल रहा है, पता है कि ऐसे भी कोस्टल एरिया जो है वहां पर भी घुसपैठ होते हैं। तो फिर इनको रोकने के लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे भी आसाम में तो पश्चिम बंगाल के लिए आपका क्या उत्तर तो यही है, बहुत कुछ बातें सरकार कर रही है। सरकार कहेगी तो रोक सकती है। मैंने बताया ही तो, अभी की सरकार, मोदी की सरकार अगर ये सब कर सकती है तो पूर्व सरकारें भी कर सकती है, किंतु पूर्व सरकारों ने नहीं किया। तो ऐसी सरकार बंगाल में आनी चाहिए जो इस समस्या को समस्या के रूप में देखती हो और इस समस्या को सुलझाने के लिए संकल्पबद्ध हो, तो ये मामला हल हो जाएगा, कोई कठिन बात नहीं। तो मुझे अभी आप एक जो समस्या जो आप आज के समय आप सबसे भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के दिन में बात करें, सबसे बड़ी समस्या आपके साथ आज की समय पे जिसकी समाधान जरूरी है आज के समय में। अगर वैसे देखा जाए समस्या तो कई है, गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, एक बड़ी समस्या मैं ये समझता हूँ कि यहाँ देशभक्ति को ही हल्का किया गया है। देश विरोधी बात भी जो करेगा वह भी उतना ही आदरणीय है, स्वीकार करने योग्य है जितना कोई देशभक्त है। ये विचित्र बात भी है, क्योंकि ये है कुछ, इसलिए देशद्रोही लोगों को साथ देने के लिए बड़ी संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? वो मानसिकता क्या है कि जो देश की ग्रोथ बात करे, यदि कोई मीडिया यदि बात करे तो राष्ट्रवाद पे, तो ये आरएसएस के फंडिंग वाले मीडिया ऐसी बातें आ जाती है बराबर। तो फिर और जब यदि मैं देश के खिलाफ बात करूं तो बोले कि आप एक सेकुलर, ये जो मानसिकता समझ नहीं आई। ये पंडित नेहरू की देन है, महात्मा गांधी की देन है, इन्होंने ये किया है शुरू से, पूरा प्रयत्न हुआ। गांधी जी मारे गए, उसका एक झूठा आरोप संघ पर लगाकर संघ को कुचलने का, आरएसएस को कुचलने का तो प्रयत्न हुआ ही, क्योंकि उससे ज्यादा उसे बदनाम करने का प्रयत्न। सब जगह लोगों ने ये धारणा बना ली कि हिंदू संगठन यानी नाजिक संगठन, हिंदू संगठन यानी सांप्रदायिक संगठन है, और ये लोग सांप्रदायिक है। हिंदू जो कहेगा वो सांप्रदायिक। ये मूर्खतापूर्ण बात सब जगह सरकार ने पाठ्य पुस्तकों द्वारा, रेडियो द्वारा, प्रचार माध्यमों द्वारा ये चलाई, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस सरकार के अलावा उस समय की जो दो पॉलिटिकल पार्टियां और थी, कम्युनिस्ट और समाजवादी, इन्होंने भी इसमें पूरा साथ दिया। और वैसे ही मुसलमान जो भारत में रह गए, इन सब ने मिलकर हिंदू को अपराधी, हिंदू को सांप्रदायिक ये प्रचारित किया। उसके कारण भी देशभक्ति की भावना कमजोर हो गई देश में। 1857 के बाद या उससे पहले हम अपने देश में कई देशभक्त, कई योद्धा, कई महापुरुष हमें देखे उससे पहले, ठीक है। 1857 के बाद ऐसे महापुरुष, ऐसे योद्धा भी नहीं हुए। इसका कारण क्या लगता है आपको? एक जनरल क्वेश्चन मेरे पास मिल जाए। बराबर, इसका कारण तो बहुत ही स्पष्ट है। इस स्वतंत्रता के बाद उन लोगों को नवाजा गया, उन लोगों की तारीफ में किताबें लिखी गई, जो लोग देश के लिए बलिदान करने वाले लोगों को एक तरह से गालियां दे रहे थे। पंडित नेहरू छत्रपति शिवाजी को मिसगाइडेड पैट्रियट बोलते थे, रास्ता भूला हुआ देश, जिस शिवाजी के कारण
यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू रहा। जो वर्षों से मुगलों की जीत होती थी वो पराजय में बदलती चली गई शिवाजी के कारण, और वापस एक और मिथ्या धारणा निर्माण की कि अंग्रेजों ने भारत को मुसलमानों के हाथ से लिया है। गलत है। अंग्रेजों ने भारत लिया हिंदुओं के हाथ से, रणजीत सिंह के हाथों से पंजाब और वो सारा प्रदेश लिया। बाकी भारत का अधिकांश भाग मराठों के कब्जे में था। कहीं भोसले था, कहीं गायकवाड़ था, कहीं होलकर था, कहीं पेशवा था, कहीं सिंधिया था। मुसलमान तो थोड़े थे। अब विलीनीकरण भी जो हुआ है भारत का, विभिन्न राज्यों का विलीनीकरण हुआ, उसमें भी आप देखोगे तो मुस्लिम स्टेट्स तो बहुत कम है। अधिकांश स्टेट तो सारे हिंदुओं के हैं। अंग्रेजों ने भारत छीना है हिंदुओं से, किंतु एक मिथ्या प्रचार, और उस मिथ्या प्रचार का परिणाम यह है कि आज भी मुसलमानों में जो फैनेटिक वर्ग है, जो मजहबी लोग हैं, वो ये मुसलमानों को सिखा रहे हैं। गजवाए हिंद उसे बोलते हैं। मुजफ्फर हुसैन पाकिस्तान का वो भी लोगों को कहता है कि हम गजवाए हिंद करेंगे और इसमें भारत का मुसलमान हमें साथ देगा। गजवाए हिंद का अर्थ भारत में मुस्लिम राज्य, इस्लामी राज्य स्थापित करो। और ये मुजफ्फर हुसैन कहता है, और वो कहता है कि भारत का मुसलमान हमें इसमें साथ देगा, हमारी मुख्य सेना तो भारत में है। ये वो बोलता है। और इस बात को बढ़ावा देने में हमारे यहाँ के ये सेक्युलरी दल ये कम नहीं रहे। उन्होंने पूरा प्रयत्न किया कि इस्लाम की ताकत बढ़े, उनकी फैनेटिज्म बढ़े, उनकी सांप्रदायिकता बढ़े, और हिंदू जो उनसे डरे। ये प्रयत्न जो आप अगर क्रांतिकारियों को भी देखोगे तो कितने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जैसे। मेरा सवाल वही था। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था, हम लोग मेरा सवाल था कि 1857 से पहले ऐसे कई योद्धा, कई ऐसे महापुरुष जो प्राचीन था, लेकिन आज की हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था में ऐसे महापुरुषों के बारे में वर्णन बहुत कम। तो क्या आपको लगता है कि आज ये सबसे बड़ी एजुकेशन की एक समस्या हो कि एजुकेशन पे नए पॉलिसी और नए चीज को लाना बहुत जरूरी है? बिल्कुल आवश्यक है। आपको मुझे कहा उसका तो बच्चों को पता नहीं। इंदिरा जी के समय आपातकाल में भारत का इतिहास शुरू करके एक करके उसे दुनिया में गाड़ा गया था। लाल किले जी जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसे खोल के वापस निकाला गया कि क्या इतिहास ये लोगों को बताना चाहते हैं भावी पीढ़ी में। उसमें कहीं भी उस इतिहास में सुभाष चंद्र बोस का उल्लेख नहीं, कहीं भी। तो जो देश के लिए लड़ा है उसको विस्मरण कराना, यही मुख्य बात कही कांग्रेसी और कम्युनिस्ट शासन की। कम्युनिस्ट शासन सामान्यतः शिक्षा में बहुत छाया हुआ है। उन्होंने पूरा प्रयत्न किया। कम्युनिस्टों ने उस समय भी सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता करके गालियां दी। और अगर आप देखोगे हमारे सारे स्वाधीनता योद्धाओं में 1942 से 1947 तक लगातार लड़ने वाला कोई योद्धा है, वो मुख्यतः सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का की घोषणा हुई, और उसी दिन सारे कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता जेल में बैठे हुए। यह भी एक तरह से आंदोलन के साथ किया हुआ विश्वासघात भी नहीं, ऐसा मैंने आंदोलन किया। मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। हमने विद्यार्थियों के आंदोलन के पहले हम योजना बनाते, कौन जेल जाएंगे, जुलूस चलेगा, पुलिस लाठीचार्ज करेगी, आगे कौन खड़े रहेंगे, और अगर आंदोलन आगे बढ़ाना है तो उन्होंने अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, जमानत की व्यवस्था कौन करेगा। ऐसी कई बातें सोचते हैं। 1942 का जो आंदोलन है, सारी लीडरशिप सब आराम से कार्यक्रम दिया जाता है, चौथा चलाओ।
भाषा बोली जाती है सुभाष चंद्र बोस की, जिसपे गांधी जी का कतई विश्वास नहीं है। गांधी जी वो भाषा बोल रहे हैं सुभाष, क्योंकि लोगों में सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा था उसे समाप्त करने के लिए 1942 में जो गांधी जी ने भाषा बोली है वो अहिंसा के सिद्धांतों का कतल है। कैसे गांधी जी कहते हैं 9 अगस्त को आजाद मैदान पर उपस्थित होकर लोगों को कहते हैं कि मैं अब ब्रिटिशों पर 5 मिनट के लिए भी विश्वास नहीं कर सकता। इसका अर्थ है आप अभी तक ब्रिटिशों पर ही विश्वास कर रहे हैं। और वो जनता को आह्वान करते हैं कि आप में विश्वास नहीं कर सकता हूं, मैं जनता को आह्वान करता हूं कि वो स्वाधीनता के लिए करो या मरो, डू और डाई, इस संकल्प के साथ आंदोलन में भाग ले। डू और डाई में अहिंसा नहीं रहती। डू और डाई का अर्थ यह है कि या तो हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे या मौत उसके लिए स्वीकार कर लेंगे। और ये बात जनता को कहने वाला नेता उसी दिन पकड़ा जाता है। पुणे के जहांगीर हॉल जो एक गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस, वहाँ अपनी पत्नी और सरोजिनी नायडू के साथ रहता है और चरखा चलाता है और कुछ महीनों बाद छूट जाता है। वो आमरण अनशन नहीं करता है इस विषय पर, लोगों को कह रहा है कि डू और डाई करो। स्वयं डू और डाई नहीं कर रहा है, स्वयं केवल चरखा चला रहा है और कुछ महीनों बाद छूट के बाहर आता है। इसीलिए 1942 का आंदोलन जनता ने लड़ा, जनता ने सब किया। गलत नेतृत्व के कारण जनता की हार हुई और बहुत अत्याचार जनता को सहन करनी पड़ी, क्योंकि नेतृत्व ही गलत था, नेतृत्व बेईमान था, नेतृत्व नहीं चाहता था अंग्रेजों से लड़ना। 1941 का कांग्रेस का प्रस्ताव है कि जब इंग्लैंड जर्मनी से लड़ने में लगा ऐसे समय किसी भी प्रकार का आंदोलन करना यह ठीक नहीं रहेगा। यह कांग्रेस ने पारित किया हुआ प्रस्ताव है।